हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसमें हम भारतीय भूगोल को कंप्लीट करेंगे। इसका सामान्य परिचय। तो चल गाइस स्टार्ट करते हैं। यह सभी एग्ज़ाम जो भी SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है। जो रेलवे आई है ना अभी कांस्टेबल और SI के लिए, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला बताना है तो ये है हमारा कच्छ। जो जिला है वह भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र से बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का माहे जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जिला है। माहे सबसे छोटा और कच्छ सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 शीर्ष बड़े जिलों में आते हैं। पहले आता है कच्छ, जो कि गुजरात में है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। लेह 45,100 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर राजस्थान का है, 38,428 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर यह 28,387 वर्ग किलोमीटर है। और बीकानेर यह 27,284 वर्ग किलोमीटर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है न उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार पूरे उड़ीसा में, जो कि कोरापुट, मलकानागिरी, कालाहांडी, नवरंगपुर, छत्तीसगढ़ का कांकेर, जगदलपुर, दांतेवाड़ा जिला, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकुलम में फैला है। लगभग कितना है? 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 480 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण विस्तार 320 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा क्षेत्र। तो बहुत सभी राज्य आते हैं इसमें, जो प्रायद्वीपीय भारत के हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय के। निम्नलिखित में कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो ये है हमारा जबलपुर, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें। तो हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानी जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, रतलाम के नज़दीक से गुजरती है। इसमें से जो जबलपुर की अवस्थिति है वह 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ है, और जो हमारा उज्जैन है उसकी 23.30 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि से गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वह उस पर स्थित जो राजधानी है उसका नाम है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। अब आती है निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है वो बतानी है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल स्थित है हमारा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से फैला हुआ है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैली हुई है भारत का देशांतर विस्तार। भारत में राज्यों की संख्या 26 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 हो गई है। और जो हमारे क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतर में देखें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिसके अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। मणिपुर कर्क रेखा पर नहीं है।
भारतीय मानक रेखा जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह उत्तर से दक्षिण भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। भारत की अवस्थिति कितनी है, तो हाँ भारत की अवस्थिति बतानी है। पहला आता है 8 डिग्री 4 देशांतर, दक्षिण तो है ही नहीं, उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर आती है 8 डिग्री 4 उत्तरी से, फिर ये दक्षिणी आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट तीसरा 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य फैला हुआ है, तो तीसरा सही हो जाएगा। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है और 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तरी देशांतर से दक्षिणी विस्तार है वह है 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 29-33 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें स्थान पर आता है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व के दूसरे स्थान पर आता है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, तो ये तो हमारा हो जाएगा कलकत्ता। दिल्ली 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कलकत्ता 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जोधपुर 36 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। नागपुर 21 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर फैला हुआ है और कलकत्ता कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है क्योंकि यह कितना है 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। निम्नांकित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ये है हमारा गांधीनगर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग बराबर से 2 भागों करती हुई गुजरती है। इसमें जो अगरतला है यह 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर फैला है। गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश है और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से फैला हुआ है। इसमें जो हमारा गांधीनगर है वह कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर स्थित है। द्वीपों सहित संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अर्थात भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधियों के अंतर्गत आता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहा जाता है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के अंतर्गत नहीं आता बल्कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किस भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उपयुक्त सभी में से। मुख्य चैनल या फिर जलडमरू मध्य विभाजित स्थल और चैनल खाड़िया स्ट्रीट मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप जो कि कावरती और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। कोको द्वीप म्यांमार या उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको स्ट्रेट। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है ग्रेट चैनल। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार की स्थित है
ग्रैंड चैनल। और तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रमाणित समय एक प्रमाणित देशांतर का स्थानिक समय होता है। भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, इस समय को मानक समय कहा जाता है। यह समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से 5.5 घंटे आगे होता है। अतः ग्रीनविच पर यदि दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 होगा। यदि भारतीय मानद समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानिक समय क्या होगा? 14.30। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका कि यदि 15 डिग्री आगे होता है ना स्थानीय समय तो 1 घंटे का हास हो जाता है। और भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए जो 120 पूर्वी देशांतर है उसका स्थानीय मान कितना होगा? ये लगभग आएगा 2:30। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, तो भारत से कौन सी यामोत्तर नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से यामोत्तर नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी के क्षेत्र से गुजरता है। यहाँ पर 82.5 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारत के निम्न राज्य से भारतीय मानक समय यामोत्तर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे निकट है? तो ये है हमारा मिर्जापुर। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ वगैरह से भी गुजरती है ना। भारतीय प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो ये क्या होता है? इनके बीच में होता है 5.5 घंटे का अंतर। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, अतः भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पटना स्थानिक समय कितना है? तो पटना का स्थानिक समय है वही होगा जो कि भारत का मानक समय होगा। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से 82.5 देशांतर माना जाता है। संपूर्ण भारत में एक ही टाइम जोन है, इसलिए पटना का स्थानीय समय ही वही होगा जो कि भारतीय मानक समय है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो ये स्थित है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। दक्कन जल संधि किसके बीच स्थित है? तो दक्कन जल संधि स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा निकोबार के बीच में। दक्कन जल संधि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है, जो कि पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रायः IST पर होता है, तो गुजरात में जो कांडला है वहाँ पर सूर्योदय किस समय होगा? तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट 2 घंटे का समय आता है, तो 7 प्रातः पर गुजरात में सूर्योदय होगा। भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। देश का मानक समय 82.5 देशांतर है। चूँकि देश के मानक समय में 2 घंटे का अंतर होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर जो कि स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर जो कि 97 डिग्री 25 मिनट में है, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। प्रत्येक अक्षांश के लिए 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 घंटे का अंतराल होता है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी
गुजरात में। भारत सुदूर पश्चिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में स्थित है गुजरात में, जबकि सुदूर पूर्वी बिंदु जो है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है गुजरात। भारत के सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। 2011 में जनगणना अनुसार इसकी जनगणना थी 13,83,727। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो सुदूर कन्याकुमारी में स्थित है। यदि स्थलीय भूमि देखी जाए तो कन्याकुमारी आएगा, और यदि दक्षिणी सुदूर दक्षिणी देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित एक बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पर्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी कैप कैमोरिन अंतरीक्ष पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कॉल है, और सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात स्थित गुहार माता या गौर माता में स्थित है, जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किवुथु है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे एक से गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरता है तो वो राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है, जबकि पंजाब, हरियाणा प्रदेश और जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की देशांतर रेखा के बीच स्थित है क्या? नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आता है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा पुणे के अक्षांश पर बीच स्थित है, तो ये सही है। और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी है, तो ये भी सही है। तो जो हमारा जबलपुर है उसका देशांतर है 79.95 डिग्री ईस्ट, इंदौर है 76 डिग्री ईस्ट, भोपाल है 77.42 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है। कथन ए गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश 19 डिग्री 93 मिनट 47 नॉर्थ में स्थित है, और बड़ौदा 22.30 डिग्री नॉर्थ में है। पुणे 18 डिग्री 31 उत्तर में स्थित है, देशांतर के बीच स्थित है। बेंगलुरु का जो अक्षांश है वह 12.97 डिग्री नॉर्थ में है। चेन्नई का अंतरिक्षीय स्थित जो अक्षांशीय स्थिति है वह 13.04 डिग्री स्थित है। चेन्नई बेंगलुरु की अपेक्षा अधिक दक्षिण में स्थित है। बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा क्या है? दक्षिण में स्थित है। भारत में नई शताब्दी में सूर्य की पहली किरण किस देशांतर पर दिखती है? तो शताब्दी की कहाँ दिखती है? पूर्वी में दिखती है, तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में दिखती है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत में 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा जाता है। इस जगह पर स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। तो उस जगह की देशांतर की रेखा क्या होगी? तो ये होगी 45
डिग्री पूर्व। ध्यान तलब है कि ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रति घंटे 15 देशांतर का अंतर हो जाता है और इससे हो जाएगा पूरा 45 पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है हमारा उज्जैन। प्राचीन काल से ही उज्जैन को भारत में समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में देखा जाता है, जबकि उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जय सिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण कराया गया है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है 38 डिग्री अक्षांश रेखा। अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है 49 डिग्री अक्षांश रेखा और भारत चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। मैगिनॉट रेखा यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा अंकित की गई थी। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर डूरन द्वारा सन 1896 में स्थापित की गई थी। ऑर्डर नीस रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड रेखा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा क्या है या क्यों है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब आते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये है लक्षद्वीप, सबसे छोटा है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। दादरा नगर हवेली का कितना है? 491। चंडीगढ़ का है 114। दमन द्वीप का है 112 और लक्षद्वीप का है 32.62। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी रेखा वाला राज्य है? तो ये है गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। आंध्र प्रदेश के तट की लंबाई 974 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है। तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है। कुछ जगहों पर गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर पर लिखा हुआ है। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है ना। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और मेघालय की है शिलोंग राजधानी। तो असम की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। वर्ष 1953 को जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल। जीबीपी समिति ने राज्यों के भाषाई आधार पर गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिसके विरोध में मद्रास के राज्य के एक तेलुगु भाषी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें आते हैं पुट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पुट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। आंदोलन तीव्र हिंसात्मक हो गया। फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार नए राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्ष 1953 में नवगठित आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनकर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष ही राजधानी रहेगा। नई राजधानी अमरावती बनाई गई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां घोषित की हैं, जैसे विशाखापट्टनम को कार्यपालिका राजधानी, अमरावती को विधायिक राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी घोषित किया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में ही हुआ था? तो 1948 में उपयुक्त में से कोई नहीं दिख रहा है हमें। तो पहले आते हैं पश्चिम बंगाल का। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसका 1956 में गठन किया गया था। असम, इसका 15 अगस्त 1947 में बन गया था। पंजाब 1 नवंबर 1966 को बना है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमावर्ती है? तो सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य के साथ सीमा कौन साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जबकि कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा की सीमाओं को स्पर्श करता है। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु को स्पर्श करती है तथा तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। यद्यपि वर्तमान समय में कर्नाटक सर्वाधिक 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था उस समय। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पंजाब टच करता है, राजस्थान भी टच करता है, नहीं पंजाब नहीं करता यार, हिमाचल प्रदेश करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पंजाब नहीं करता। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती प्रदेश में से एक आते हैं। पहले आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, दक्षिण में आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व में आते हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम में आता है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। पंजाब है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ नहीं है? छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार को टच नहीं करती, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य में आते हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 5 से। कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है और आंध्र प्रदेश से सटे हुए राज्यों में आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित प्रदेशों में से भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो ये है हमारा लखनऊ, सबसे पूर्व में स्थित है। दिए गए जो नगर है इसमें पूर्व में है। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर नागर हवेली की थी। अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर नागर हवेली की दमन, मतलब इसकी दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की दोनों की क्या है? दमन द्वीप है। दिल्ली की है नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू। लक्षद्वीप की है कवरत्ती। पुदुचेरी की है पांडिचेरी और लद्दाख की है लेह। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका नाम है दिल्ली। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। जब ये क्वेश्चन आया होगा तब दिल्ली थी। दिल्ली क्या है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली का गठन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इसकी स्थापना 69वें संविधान संशोधन 1991 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद में उपबंध किए गए हैं। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन नहीं आता है ना? तो हरियाणा है, पंजाब नहीं है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2070 तक लगभग 54,884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नए समावेशित क्षेत्र सम्मिलित में विस्तृत स्थित है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित किए जाते हैं। अतः पंजाब राज्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। एनसीआर के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा का है, लगभग 46%, 13 जिले आते हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जिसका 27.2% है और 8 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 अन्य जिले हैं जो कि सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बिजनौर को भी सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। फिर आता है राजस्थान, जिसके 24.6% है और 2 जिले हैं, और दिल्ली के सिर्फ 2.7% ही भाग आता है। सारनाथ स्थित है। सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित है। इसी सब स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम और मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेख या फिर धर्मरजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अनुकृत था। भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। रांची शहर स्थित है। रांची हमारे झारखंड में स्थित है। रांची झारखंड राज्य में स्थित है, एक शहर है और झारखंड की राजधानी है। इसको झारखंड की शिमला भी कहा जाता है। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? हमारी रांची। निम्नलिखित पर विचार करना है। तो क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आता है जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक थी, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो हम 1,35,152 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो पश्चिम बंगाल है इसका है 88,752 वर्ग किलोमीटर। अतः छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल से बड़ा है। निम्न राज्य में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्रफल में कम है इसी में ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु। देखो चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? तो चेरापूंजी स्थित है मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यहाँ लगभग 1170 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मासेराम के पहले चेरापूंजी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था और मासेराम को अब ये प्राप्त हो गया स्थान। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसको क्षेत्रीय आकार में अवरोही क्रम में जमाना है? तो क्षेत्र में अवरोही क्रम में सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना अलग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में बताना है। तो पहले राजस्थान, फिर है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्षेत्रफल संसार के क्षेत्र का, भारत के क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, किंतु यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वह संपूर्ण मानव जाति का 18% या फिर 17.5% हो गया है वर्तमान में, है ना। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल का आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो कि पहले आता है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ जनगणना रही थी, ये तो छोड़ो। जनगणना में हम अभी कितने हैं? 17.50% जनसंख्या भारत में पाई जाती है विश्व की, अब तो और बढ़ गई है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो 10.4%। राजस्थान राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, सबसे बड़ा। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 10.41% क्षेत्र फैला है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन करते हुए अधोलिखित कूट का उपयोग करना है। तो पहला आता है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो भैया नहीं, 7वां है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है, तो हाँ भाई ये तो सही है। नेक्स्ट है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो समूचा नहीं बल्कि कुछ क्षेत्र आता है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है, जो कि इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, ना कि उष्ण कटिबंध में। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताना है। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले बना था हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। देखो, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा एक राज्य के रूप में प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ था क्रमशः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और 1 नवंबर 1967 को हरियाणा। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो हमारे बेंगलोर की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर की कम है। ऊंचाई देखनी है तो बेंगलोर की है 920 मीटर लगभग, दिल्ली की है 214 मीटर, जोधपुर की है 231 मीटर और नागपुर की है 310 मीटर। निम्न वाक्यों में सही बताना है, कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। कहाँ लगती है? 5 राज्यों से लगती है। अच्छा, ये क्वेश्चन 1993 का है, इसलिए ये सही आंसर बता रहे हैं ये लोग, है ना। 1993 में पूछा गया था ये। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा सिर्फ 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या पार्क और मावलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है किस पर? मतलब कर्क रेखा पर स्थित है। नहीं, कर्क रेखा पर क्यों होगा? अरुणाचल प्रदेश में हैं 2 राष्ट्रीय पार्क, कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मावलिंग राष्ट्रीय पार्क। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है ना। बदरपुर ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, उतारन ये गुजरात में है, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। बदरपुर दिल्ली में स्थित है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में के निकट, जो अलीगढ़ है उसके निकट स्थित है। यहाँ 50 मेगावाट की 2 विद्युत यूनिट ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, 50 मेगावाट के। उतारन गुजरात में स्थित है इसके पास, जबकि जो पारस है वह आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के अकोला जिले में है और यहाँ पर 500 मेगावाट का ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है पारस में। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम हमारे 7 राज्यों केंद्रशासित प्रदेश से घिरा हुआ है। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा को छूता है और 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा असम से स्पर्श करती है। भारत के निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है हमारा अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। विकल्प में दिए गए केंद्रशासित प्रदेश में सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं सीमावर्ती देश। भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का अवरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम, कम 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 नहीं, आरोही क्रम बताना, मतलब बढ़ती क्रम बताने, पहले सबसे छोटी। तो सबसे छोटी सीमा लगती है हमारी नेपाल से, फिर पाकिस्तान से, फिर चीन से एंड बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। भारत के पड़ोसी देशों की
सात सीमा का विस्तार देखते हैं तो बांग्लादेश में है 4096.7 मीटर, पाकिस्तान में है 3323 किलोमीटर, नेपाल में है 1751 किलोमीटर और चीन में है 3488 किलोमीटर। इस प्रकार से आरोही क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सही क्रम में होंगे और अवरोही में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है तो उत्तर में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। किसी भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है म्यांमार से। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है जो कि भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करती है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में है 520 किलोमीटर, मिजोरम में है 521 किलोमीटर, इसके बाद मणिपुर में आती है 398 किलोमीटर और नागालैंड में आती है 215 किलोमीटर। म्यांमार का अराकानियोमा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1826 याडूब की संधि के आधार पर किया गया था। एंडूब की जो संधि हुई थी उसके आधार पर किया गया था। कब? 1826 में। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन एवं तिब्बत दोनों के द्वारा शिमला समझौते के मुख्य भाग के रूप में सहमत लाइन थी और इस पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1914 को। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा रेखा थी जो कि अस्तित्व में सन 1914 को आई। भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन को आधिकारिक रूप से भारतीय सीमा रेखा दिखाया गया था। इस सीमा का नाम ब्रिटिश वार्ताकार सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। इसकी समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत के तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विदेश सचिव भी थे। डूरंड रेखा है हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, जिसको 1893 में स्थापित किया गया था, बनाई गई थी। फिर आती है रेडक्लिफ रेखा, इसको भारत और पाकिस्तान में स्थापित किया गया है 1947 को। फिर आती है जीरो लाइन जो कि त्रिपुरा, बांग्लादेश, भारत के बीच में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है? तो असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगता है तो ये सही है। असम से भूटान और बांग्लादेश लगता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगता हुआ है तो ये भी सही होगा। जो हमारा पश्चिम बंगाल है वह भूटान और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। फिर आता है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है मिजोरम, तो ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई संबद्ध राज्य इस प्रकार है। देखो, पहले आते हैं देश, उनकी लंबाई, रेखा और संबंधित भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। पहले आता है हमारा बांग्लादेश जो कि 4096.7 किलोमीटर लंबाई है। जीरो लाइन इसके बीच में खींची गई है और इसमें आते हैं हमारे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन 4 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है ना। तो चीन की लंबाई कितनी है? 3,488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा है जो कि 1913-14 में स्पर्श बनाई गई थी। इससे लद्दाख 1 केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य स्पर्श करते हैं। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की 7 बनाते हैं हम रेडक्लिफ रेखा जो कि 1947 में बनाई गई थी और 3,323 किलोमीटर की है। इसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल
1751 किलोमीटर की है। इससे 5 राज्य लगते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार, इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है और यह इंडो बर्मा वॉरियर के द्वारा इसको बनाया गया था। यह डिसाइड होती है। इसमें 4 राज्य स्पर्श करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। 4 राज्य लगते हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, डूरंड रेखा है जिसको 1896 में स्थापित किया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है जो कि है लद्दाख। पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो लगता है। और कुल लंबाई कितनी है स्थलीय, तो 15,106 किलोमीटर है। सामान्यतः भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब म्यांमार से नहीं लगती, तो असम की नहीं लगती, बल्कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की लगती है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा हमारा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। निम्नलिखित में किस राज्य में से कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश से नहीं बनाता है, असम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता, मेघालय और मिजोरम बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से लगता है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर नागालैंड नहीं लगता, तो पहला गलत हो जाएगा। नागालैंड नहीं लगता, नागालैंड तो तीसरा सही है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश नहीं आता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला अब आता है पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, राजस्थान और गुजरात, दूसरा सही हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सीमा लगे भारत के राज्य में आते हैं राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान से नहीं मिलती है मेघालय की, बल्कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के भूटान से लगती है। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देश से लगती है? तो सिक्किम की लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है और मेघालय, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो सिक्किम से लगती है, भूटान से नहीं लगती, और दूसरा क्या है हमारा, सिक्किम और बिहार से लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये हमारा त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यद्यपि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को छूता है, लेकिन प्रश्न में 3 तरफ से दिया गया है, तो ये होगा हमारा त्रिपुरा। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये हमारा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व में शीर्ष क्षेत्रफल में आने वाले देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और इस चित्र में दर्शाया गया है क्या? तो इसमें दर्शाया गया है एक अखिल भारतीय जल विभाजक। प्रश्न में प्रस्तुत भारत के मानचित्र में प्रदर्शित किए गए रेखा अभिलेख भारतीय जल विभाजक को इंगित करता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न अववाह तंत्र में बहने वाली नदियों के शीर्ष भाग को पृथक करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है।
भारत के हरियाणा के अंबाला शहर को मुख्य जल विभाजक माना जाता है क्योंकि इसके पश्चिम की नदियां पश्चिम की ओर और उसकी पूर्व की नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश या मध्य भारत से होने के बावजूद भी जल विभाजक के पश्चिम में होने से ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट में निर्गत जो नदियां हैं जल विभाजक रेखा के पश्चिम में और भी पश्चिम की ओर जो कि रेखा के पूर्व की ओर हैं वे पूर्व की ओर बहती हैं। भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बताइए। ये कितना होता है प्रादेशिक जल क्षेत्र का, तो 12 समुद्री मील तक होता है, तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित होता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अविच्छेद्य मंडल एवं संलग्न क्षेत्र की दूरी के आधार पर 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो पहला आता है 1875 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, ये सही है। और यह प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, दूसरा भी सही है। इसके प्रमुख निवासी लेप्चा लोग होते हैं, ये भी सही है, तीनों ही सही हैं। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का राज्य बनाया गया था, यह अंग बना लिया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, वे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य भी सिक्किम है। भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो इनमें से कोई नहीं। भारत और म्यांमार के मध्य अराकानियोमा, जिसको राखिन कहा जाता है, नागा, चिनलुसाई, मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अराकानियोमा, राखिन, नागा, चिनलुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी पर्वतीय श्रेणी, यह पटकाई रेंज की एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय में है, ना कि भारत और म्यांमार की सीमा पर। भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में जिलों की संख्या है 700 समथिंग है। जनगणना 2011 के अनुसार उस समय भारत में जिलों की संख्या 640 थी, लेकिन वर्तमान में 2020 जून 2020 तक इनकी संख्या कितनी है? 739। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? सिंधु का क्षेत्र एक मरुस्थल क्षेत्र है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है। पहले आता है दिल्ली क्षेत्र, यह अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। मुंबई क्षेत्र, यह उष्ण आर्द्र क्षेत्र है। जोधपुर, यह शुष्क क्षेत्र है। और शिलोंग, यह आर्द्र क्षेत्र है। दिल्ली आर्द्र शुष्क, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क और शिलोंग आर्द्र। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत में द्वीप समेत तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ये है हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है, जो कि आर्यन काल की चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति का होता है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश और उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अरावली
राजमहल, शिलोंग की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।